नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। सो नमस्कार नमस्कार। कई चेहरे जो गायब थे दिनों से वापस आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। ठीक है, नया टॉपिक हमेशा इंटरेस्ट जनरेट करता है लोगों का। हाँ जी, सो नंबर सिस्टम 1 आज हम करेंगे। और देन एक क्लास बेटा कल सुबह मैंने रखी है 10 AM पर। ऑल्दो संडे है, माफ करिएगा, मैं संडे को आपको बुला रहा हूँ। और वो 10 AM हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मैं कल क्लास लेना चाहता हूँ। बट कल आपको पता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट डे है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल है। सो आई डू नॉट वांट कि हम ना देखें, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ मैच तो कल। ठीक है, सो बट मुझे पता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे कल तो कल का पूरा दिन तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो इट्स बेटर है कि हम 10 बजे पढ़ लें। ठीक है, सुबह 10 बजे क्लास कर लेंगे तो देयर विल बी सम सेंस ऑफ अचीवमेंट विद यू एंड सम सेंस ऑफ अचीवमेंट विद मी आल्सो कि हमने कुछ किया है। और देन फिर आप 12 बजे के बाद फ्री हो, डू वॉट एवर यू वांट। 11:30 बजे के बाद आप फ्री हो। तो कल जो नंबर सिस्टम 2 की क्लास है ना, दैट विल हैपन एट 10 AM। ठीक है, प्लीज जो भी लोग अवेलेबल हैं वो प्लीज आ जाना। और जो लोग अगर क्लास छठ पूजा की वजह से नहीं कर पा रहे, सबसे पहले तो आप लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई बात नहीं, आप उसकी रिकॉर्डिंग बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है, बट ये है कि क्लास कल मैं चाहता हूँ कि हो, इसलिए कल हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, एग्री? तो ये ध्यान रखिएगा, नंबर सिस्टम 2 हम लोग 10 बजे कल क्लास सुबह करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब नंबर सिस्टम 1 की शुरुआत करते हैं। पहली क्लास है, बिल्कुल फंडामेंटल से कवर करेंगे। जिन बच्चों को ऑलरेडी आता है नंबर सिस्टम, प्लीज थोड़ा धैर्य रखिएगा, बिकॉज हमें सब कुछ कवर करना जरूरी है, तो हम हवा में नहीं जा सकते हैं। सो जैसे आज का जो पहला प्रश्न मैं देखूंगा, शीट दिखाऊं आपको, तो है कि जीरो क्या है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, बोथ ऑड इवन है। ऐसे चीजों पे भी आज डील करेंगे। पहले हम नंबर्स के बेसिक को तो समझें, नंबर्स किस प्रकार के होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। तो फंडामेंटल्स कवर करना बहुत आवश्यक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है, सब कुछ तो बेसिक से जाना है हमें। तो जिनको पहले से थोड़ा बहुत आता है वो धैर्य रखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि सर ये तो हमको आता है। ये फाउंडेशन बैच है, हमें सब कुछ कवर करना आवश्यक है। ठीक है, क्लियर? तो अब देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहले तो हमें नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में आवश्यक है जानना कि नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो हम अगर नंबर से शुरुआत करें कि जो पूरा नंबर सिस्टम है, उस पूरे नंबर सिस्टम में 2 मेजर डिविजन्स पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं एक डिवीजन आपको यहां पर करके दिखा रहा हूं। सबसे पहला डिवीजन जो आपका होगा, लेट अस से लिटिल लॉन्गर लाइन लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये इस तरह का मैं बना रहा हूं। तो हमारे कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रियल नंबर्स, और कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो पहले इसको समझेंगे कि ये क्या होते हैं। व्हाट आर रियल नंबर्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर्स होते हैं और इनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। हिंदी में अगर इसको लिखें तो ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, रियल। और यहां पर हमारा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कई बार इमेजिनरी नंबर से भी बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। आज की क्लास 1.5 घंटे की है, कल की क्लास भी 1.5 घंटे की होगी। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स, इनको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। राइट, काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी काल्पनिक हो गई आपकी, रियल नंबर हो गई आपकी वास्तविक। अब ये रियल नंबर्स क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। रियल नंबर्स का मतलब ये होता है कि जब आपने बचपन में पढ़ना शुरू किया, अंक गणित पढ़ना शुरू किया होगा, तो जिन अंकों की हम बात करते हैं, तो आपने कभी ना कभी अपने जीवन में जरूर देखा होगा कि हम एक नंबर लाइन के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास एक नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि यहाँ जैसे हमने मान लिया डिनोट किया 0, फिर हमने डिनोट किया यहाँ पर 1, यहाँ पर हम इधर हम पॉजिटिव नंबर्स को डिनोट करते जाते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके हम इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। पॉजिटिव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि नंबर को बढ़ाते जाओगे आप और इधर पॉजिटिव साइड में बढ़ते जाओगे नंबर लाइन में। और इधर हमारे नेगेटिव नंबर्स मार्क होते हैं, -1, इसको हम बोलते हैं -2, इसको हम बोलते हैं -3, डॉट डॉट डॉट, और ये चीज जाती है हमारी माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब ऐसे। तो ये जितनी भी संख्याएं इस नंबर लाइन पे व्यक्त की जा सकती हैं, इनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने देखा होगा 12th की मैथ में होती है, जिसमें एक टर्म आ जाता है आयोटा। ठीक है, आयोटा का एक टर्म का इंट्रोडक्शन होता है जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। तो वहां नंबर लाइन सिंपल नहीं होती है, बल्कि जैसे आपने अगर कभी भी जीवन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है, तो उसमें 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, तो रियल नंबर सिंपली इस लाइन पे व्यक्त किए जा सकते हैं। वो सारे नंबर्स इस नंबर लाइन पे व्यक्त किए जा सकते हैं, वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन
जब हमें कुछ नंबरों को व्यक्त करने के लिए एक और एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सेस। जैसे हम कभी किसी नंबर को ऐसे फॉर्मेट में व्यक्त करें a प्लस बी आई, a प्लस बी आई में a हमारा इंटीजर हो सकता है, जैसे 5 प्लस आई यानी आयोटा टाइम्स 3, राइट, आयोटा टाइम्स 3। तो ये वैल्यू जो हमारी होती है, ये हमारी नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। अब आयोटा क्या होता है मैं इतना बता देता हूं बस आपको, इसमें ज्यादा गहरा घुसने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हमें पता है कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, जैसे मैंने कहा कि मेरे को एक नंबर लेना है 16 और 16 का मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो आपको पता है कितनी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू पहली बात तो 4 होगी, प्लस माइनस 4 नहीं होगी। एक यहां भी लोगों को कंफ्यूजन होता है, केवल 4 होती है, प्लस माइनस 4 नहीं होती है। तो आपको यहां पर दो बातें मैं सिखाना चाहता हूं जिसको बहुत गौर से सीखिएगा। स्क्वायर रूट का सिंपल सा मतलब ये होता है, स्क्वायर रूट हमेशा सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का निकाला जा सकता है, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है, पहली बात। जैसे मैं आपसे अगर बोलूं कि मुझे -16 का स्क्वायर रूट निकाल के बता दो, अब -16 का स्क्वायर रूट जो है वो रियल नंबर नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट रियल नंबर्स के टर्म्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसको हम बोलेंगे कि ये डिफाइंड ही नहीं है। तब हम एक्स को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई 16 का 4 बाहर निकाल लो, और ये जो माइनस का साइन है इसके करस्पॉन्डिंग इसका स्क्वायर रूट आई होता है। तो बेसिकली डिफाइन कैसे किया गया है कि आई का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। इसी से हमारे इमेजिनरी नंबर्स की उत्पत्ति होती है कि -√16 हम रियल नंबर्स के टर्म्स में आंसर नहीं निकाल सकते हैं। कभी भी स्क्वायर रूट जो होता है रियल नंबर आउटपुट तभी देगा जब अंदर एक पॉजिटिव नंबर हो या फिर जीरो हो। इस बात का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकता है। तो वहां पर -1 के स्क्वायर रूट को हम डिफाइन करते हैं आयोटा, कि -1 का जो स्क्वायर रूट है वो आयोटा कहलाता है, आई कहलाता है, इसको हम आयोटा पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे केसेस से हम डील कर रहे होंगे तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डायमेंशन हो जाता है, जो आपको नहीं पढ़ना है। आपको आई एज ए नोटेशन नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है, बस सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब एक पॉइंट इस पर, जब मैंने एक्स को √16 के बराबर लिखा तो आपने कहा ये +-4 होगा, कुछ लोगों ने ऐसा बोला। एफकैट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एसएससी की बात कर रहा हूं। एसएससी में आयोटा रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अब मैं आता हूं कि आखिर ये वैल्यू +-4 कब होती है और कब नहीं होती है, इसको समझिएगा। देखिए, जब मैं आपके सामने एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिखता हूं तो गौर से देखिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिखने पे क्या होता है, दो चीजें होती हैं। जब मैं x इज इक्वल टू लिखता हूं तो आता है +-√16 और ये वैल्यू मुझे देता है +-4। यहां फर्क क्या है इसको समझिएगा कि ये जो प्लस माइनस का साइन आया वो इस रूट की वजह से नहीं आया है, ये प्लस माइनस का साइन इस स्क्वायर की वजह से आया है। क्योंकि आपको पता है कि चाहे मैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करूं या फिर मैं पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करूं, वैल्यू सेम आती है। आप -1 का स्क्वायर करो तो भी 1 आएगा, +1 का स्क्वायर करो तो भी 1 आएगा। तो एज फार एज मैं इंटरेस्टेड हूं कि एक्स स्क्वायर मेरा 16 के बराबर हो, तो ये 4 और -4 दोनों हो सकता है। इसलिए जब एक्स स्क्वायर से मैं एक्स में आ रहा हूं तो ये प्लस माइनस इस स्क्वायर की वजह से आता है, ना कि इस √16 की वजह से आता है। लेकिन बचपन में हुआ क्या है कि हमने जब जब डायरेक्टली ऐसा लिखा है तो हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि ये रूट प्लस माइनस लेके आता है। जी नहीं, एक्स स्क्वायर जब हम 16 लिखते हैं और एक्स बराबर +-4 लिखते हैं तो इसमें दो चीजें एक साथ हुई हैं। एक, इस एक्स स्क्वायर की जगह प्लस माइनस आया है, और ये √16 है, और ये √16 जो अपनी वैल्यू दे रहा है वो 4 ही दे रहा है। लेकिन ये प्लस माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहां पर मुझे पता है जब मैं एक्स का स्क्वायर लूंगा तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू सेम मान देंगी। लेकिन जब मैं ऐसे सीधे लिखता हूं एक्स बराबर √16 तो यहां कोई स्क्वायर नहीं है, √16 का अपना आउटपुट हमेशा 4 होता है। बात समझ में आई? दो बातें यहां गौर से समझिएगा, ये बहुत कमाल की चीजें हैं कि स्क्वायर रूट मैं लिखता हूं फॉर रियल नंबर्स। अगर मुझे रियल नंबर्स खोजने हैं और मैं आपके सामने लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ ए, दो बातों का ख्याल रखना है कि ए 0 या 0 से बड़ा ही होना चाहिए। अगर मैं कहूं x बराबर √a है और मैं कहूं फॉर रियल नंबर x, मैं आपको ये बता दूं कि मेरा x जो है वो एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तो a नेगेटिव नहीं हो सकता है। आप लिखो यहां पर a नेगेटिव नहीं होगा, नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर में निकालना संभव नहीं है। तो ये लिखिएगा कि ये नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ प्रश्न आगे ऐसे बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं जिसमें इसकी जानकारी आवश्यक है। ठीक, √17 कैसे होगा? मैं √17 की वैल्यू निकलवाने में भी इंटरेस्टेड नहीं स्मृति जी। अभी मैं आपको कोई रूट निकालने का तरीका नहीं सिखा रहा हूं, समझिएगा। मैं आपको भी नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें भी आप समझिए। अब आपको ये समझ में आ गया, रूट समझ में आया। अब मैं एक चीज और समझाता हूं आपको, जो बहुत गौर से सुनिएगा और सीखिएगा।
हमारी लर्निंग में सबसे बड़ी मिसिंग चीज क्या है कि हम विजुअलाइज कभी करते ही नहीं है और इसलिए हम जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, उसको बहुत गौर से देखिएगा। ये वैल्यू मान लिया मेरी एक्स है और ये वैल्यू मान लीजिए मेरी वाई एक्सेस है। क्या है? ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। अब मैं करने क्या जा रहा हूं कि मैं आपको यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊंगा, उसको गौर से देखिएगा। ये ग्राफ है मेरा रूट ए का। अगर मैं आपसे बोलूं y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है, मान लिया मेरा y x का स्क्वायर रूट है, तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे y की वैल्यू बढ़ेगी, डेफिनेटली इस तरीके से बढ़ेगी। आपको समझना क्या है कि ये जो ग्राफ है ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, जहां पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं या जीरो हो सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है, यहां भी एग्जिस्ट नहीं करता है, यहां भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इस ग्राफ से आपको क्लियरली ये चीज हमेशा याद रहेगी कि रूट एक्स में जो x की वैल्यू मैं डाल सकता हूं वो जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी तक हो सकती है, और जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो भी नेगेटिव मिल ही नहीं सकता। वो भी वैल्यू मेरी जीरो से प्लस इंफिनिटी जा सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो रूट एक्स का ग्राफ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एग्जिस्ट करता है। मतलब जो वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं रियल नंबर्स के सेंस में, और ये एक्स और वाई एक्सेस दोनों मैंने रियल एक्सेस प्लॉट करी है, कोई इमेजिनरी एक्सेस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। ये भी रियल नंबर एक्सेस है और ये भी आपकी रियल नंबर एक्सेस है, ठीक है। तो ये बात, ये ग्राफ अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे वो x बराबर रूट 16 की वैल्यू प्लस माइनस 4 नहीं आ जाएगी, कभी नहीं आएगी। आप x को 16 ले लो यहाँ पर, तो आपका आउटपुट क्या होगा? यहाँ जाओ, जब आप x को 16 लोगे यहाँ पर तो आउटपुट क्या बनेगा? रूट 16, और रूट 16 की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। ये ग्राफ आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, नेगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता। थोड़ा हिंदी में लिख दीजिए, प्रिटोरियस जी आपने खुद अपना नाम अंग्रेजी में रखा है और आप करो मुझसे हिंदी लिख दो। बेटा रियल का मतलब वास्तविक होता है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। रूट एक्स को रूट एक्स ही बोलेंगे, वर्गमूल एक्स नहीं बोलेंगे, वरना बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, तो ऐसा मत करो, दिमाग में इतना बड़ा बैरियर क्रिएट मत करो। हाउ टू फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। आदित्य जी आगे नहीं कूदना है, मैंने अभी आपको रेशनल नंबर नहीं पढ़ाया है, आगे मत कूदिएगा प्लीज, क्योंकि ये पहली क्लास है नंबर सिस्टम की। आप मुझे अलाउ करिए कि मैं क्लास को आगे लेके जाऊं अपने हिसाब से। पहली क्लास में हमेशा ये इशू होता है कि जो आपका ज्ञान है वो बीच में आने लगता है, राइट। प्लीज समझ में आई बात मेरी? प्लीज मुझे मौका दें पढ़ाने का, प्लीज। बीच में कूदोगे तो समझ नहीं पाओगे आप फिर। ओके, आपके सारे सवालों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे अगर आप मेरी क्लास को ठीक से करेंगे तो मैंने अभी सिर्फ बात करी कि नंबर दो तरह के होते हैं, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से आते हैं? जब स्क्वायर रूट हम नेगेटिव नंबर्स का निकालेंगे तो वो रियल नंबर निकलेगा नहीं, तो वहां से हमें वी हैव टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू कि भाई हमने कहा नेगेटिव नंबर का रियल आउटपुट नहीं आ सकता, तो इसको क्या बोलें? इमेजिनरी बोल दो ठीक है, उसको रियल बोल दो। तो इसलिए ये नॉमेनक्लेचर डेवलप हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, अब हम इसमें आगे कुछ बढ़ना ही नहीं है, हमको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना ही नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया रियल, हमें डील करना है इससे, ये हमारा डायरेक्शन है जिसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो अब आते हैं और हम अब क्लासिफिकेशन डेवलप करेंगे रियल नंबर्स का, कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ रियल नंबर्स, और यहां पर आपने कहा कि इसको हम वास्तविक संख्याएं भी बोल सकते हैं, वास्तविक संख्याएं। अब जरा इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या होता है, इसमें किस तरह के संख्याएं हमारे सामने आने वाली हैं, इसको गौर से जरा समझते हैं। तो जो हमारे रियल नंबर्स हैं उनके कई प्रकार होते हैं, जिसमें जो मेजर टाइप्स है जरा उसको देखते हैं पहले, एंड देन हम उसमें फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे लेट्स से मैंने ऐसे बनाया। अब देखो इसमें दो तरह के नंबर्स, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि एक इसमें हो सकता है रेशनल नंबर और एक इसमें हो सकता है हमारा इर्रेशनल नंबर। इनकी हिंदी भी मैं लिख दूंगा, परेशान ना हो। रेशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं या संख्या। और इर्रेशनल को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक। तो हमारे रियल नंबर के दो डिविजन्स हुए, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब जो हमारा रेशनल नंबर है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। जैसे आप रेशनल नंबर समझोगे, भाई रियल नंबर दो प्रकार के होंगे, रेशनल और इर्रेशनल। जो रेशनल नहीं होंगे वो इर्रेशनल होंगे, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स लर्न कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो मैं यहां पर आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन समझाता हूं, देता हूं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर मैंने यहां पर लिखा और फिर मैंने आपके सामने यहां पर लिखा कि ये हमारी है परिमेय संख्या। अब अगर हमें परिमेय संख्या को समझना है, ठीक, तो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, जरा इस बात को गौर से समझते हैं कि व्हाट इज परिमेय संख्या। तो बहुत ही क्लासिकल डेफिनेशन जो है वो ये है कि जो पहली डेफिनेशन है, जो पहला आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि अगर मैं किसी भी संख्या को p बटा q के फॉर्म में लिख पाऊं, किस फॉर्म में? p बटा q के फॉर्म में लिख पाऊं, जहां पर हमारे p और q दोनों क्या हो? पूर्ण अंक हो, यानी पूर्णांक हो, यानी हम इनको बोलेंगे ये इंटीजर्स हो। अब आप कहोगे सर अभी पूर्णांक तो आपने पढ़ाया ही नहीं, मैं आता हूं उस पर, परेशान ना हो। बट रेशनल नंबर को समझने के लिए मैं पूर्णांक समझना जरूरी है। पूर्णांक क्या होते हैं वो आपको आता है, आई विल कम टू दैट। लेकिन q हमारा जीरो ना हो। q क्या है? हमारा डिनोमिनेटर, हर। q यहां पर जो लिखा है मैंने वो यहां का हर है। तो हम बात कर रहे हैं कि रेशनल नंबर वो नंबर्स होंगे
जिन्हें हम p बटा q के फॉर्म में लिख पाए, जहां पर p और q हमारे पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अच्छा, पूर्णांक क्या होता है, क्या किसी को नहीं पता है? पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होता है, सबको पता है। नंबर सिस्टम में जब आप आते हो और बचपन से आपने पढ़ा होगा, ये 1 2 3 4 0 -1 -2 -3, ये नंबर्स तो आपने देखे होंगे ना बचपन में। इन्हीं को पूर्णांक बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे नंबर्स हैं। 1 2 3, ये कोई भिन्न नहीं है, ये पूर्ण अंक है। अब यहां पर एक बात मैं और बता देता हूं आपको लगे लगे हाथ, कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है ना, इसका जब फर्दर क्लासिफिकेशन करते हो तो आपको इसमें दो तरह के नंबर मिलते हैं। एक आपको मिलता है कि या तो ये इंटीजर होगा और या तो ये फ्रैक्शन होगा। रेशनल नंबर दो प्रकार के होंगे, या तो हमारा इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा। या तो ये नंबर हमारा पूर्णांक होगा, ठीक है, या फिर ये हमारा भिन्न होगा। राइट, दो तरह की संख्याएं हो सकती हैं, इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा। क्लियर है कि नहीं? यस। तो आप जरा यहां आते हैं और हम समझते हैं इसको कि भाई हमने एक नंबर को लिखा p बटा q के फॉर्म में, और p और q हमारे पूर्णांक होने चाहिए और इंटीजर्स होंगे हमारे, जहां पर q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, मैंने आपके सामने लिखा 1/2, मैंने आपके सामने लिखा 1, मैंने आपके सामने लिखा -4, मैंने आपके सामने लिखा -1/5, मैंने आपके सामने लिखा -1/9, -17/23। ये संख्याएं क्या है आप देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पूर्णांक है, यहाँ पर रेशनल नंबर है। यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पूर्णांक है, रेशनल नंबर है। आप कहोगे सर यहाँ डिनोमिनेटर तो है ही नहीं है। 1 इज व्हाट, 1/1, 1 को आप 1/1 लिख सकते हो ना। तो बाय डेफिनेशन क्या हुआ, ये वैल्यू आपकी रेशनल नंबर हो गई। -4 क्या है, -4/1, -4 इज -4/1, तो ये भी p बाई क्यू बना, p -4 q1 रेशनल नंबर है। -1/5 क्या रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर, तो ये आपके रेशनल नंबर्स हो गए। क्लियर है कि नहीं? अब मैं एक संख्या लिख के दिखाता हूं कि कौन से रेशनल नंबर नहीं होंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा √2/√3 फॉर एग्जाम्पल, या इवन मैंने सिर्फ √2 लिखा। अब √2/√3 में आप कहोगे ये दोनों नंबर्स क्या है, इंटीजर नहीं है। √2 इज नॉट एन इंटीजर। √2 इंटीजर है क्या? नहीं। √3 इंटीजर है क्या? नहीं। तो ये क्या हुआ, ये डेफिनेशन को वायलेट कर गया। अगर ये डेफिनेशन को वायलेट कर गया तो हमारा बेटा, सभी लोग शांत बैठे, गगन जी और जो भी एक बच्चा कोई सवाल 2.5 3.5 लिख रहा था, अभी दिमाग को भटकने मत दो, मैंने रेशनल नंबर भी खत्म ही नहीं किया, तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर मिल जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो बस। ठीक है, √2/√3 में जब आप जाओगे तो आप कहोगे डेफिनेशन फुलफिल ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये इरेशनल है, ये मतलब इरेशनल शब्द भी मत यूज करो, आप कहो कि ये p और q जो है ये इंटीजर नहीं है भैया, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, काट दो। √2 को हम क्या लिखेंगे, √2/1। √2/1 क्या है, ये भी आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता, वास्तविक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि √2 क्या है, इंटीजर नहीं है। q नीचे जो है वो ठीक है इंटीजर है, बट दोनों इंटीजर चाहिए, p और q दोनों, एक नहीं दोनों हमें पूर्णांक चाहिए। लेकिन अगर कभी मैं आपको मिसलीड करने की कोशिश करूं, मैं लिखूं √4/√9, अब ये नहीं कि हड़बड़ी में आपने रूट का साइन देखा और बोल दिया ये तो रेशनल नंबर नहीं है, ये है, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है और √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो धोखा देने की कोशिश नहीं करनी है, हमें देखना है कि जो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है, हमें आपने कुछ नंबर दिया, आपने मुझे मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया, उस मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म को हमने देखा और हमने कहा यार ये वैल्यू तो रेशनल है, √4 निकाला जा सकता है, वो 2 के बराबर है, √9 निकाला जा सकता है, वो 3 के बराबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट निकाल रहे हो आप, तो वो 2/3 तो आपका क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ, तो ये रेशनल नंबर है। अगर मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में p बाई क्यू हमारा, p और q दोनों इंटीजर ना हो, q हमारा नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, ये तीनों कंडीशन अगर मीट हो जाए तो हमारा नंबर रेशनल होता है। ठीक, कितने लोगों की बात समझ में आई? फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। ऑलराइट, अब जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। जैसे मैंने कहा अभी √2 की बात करी, √3 की बात करी, ये सारे नंबर क्या है, ये आपके इरेशनल नंबर है। अभी एक और डेफिनेशन ऐड होगा, परेशान ना हो। एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में अभी आपको मैंने उदाहरण दिया कि भाई वो -1/2 भी हो सकता है, -7/3 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है, √4/√9 भी हो सकता है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, एंड ये हमारे रेशनल और परिमेय संख्या हो गई, ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई? अब मैंने रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन आपको दिखाया कि या तो इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा। अब आते हैं इस बात पे, जरा गौर से इसको समझिएगा, इंटीजर और फ्रैक्शन। जब भी आपके पास कोई भी रेशनल नंबर हो, जैसे आपको कोई मैंने रेशनल नंबर दिया और उस रेशनल नंबर में मैं क्या कहूं कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो p बाई क्यू फॉर्म में हो गया, और मैं बोल दूं आपको कि q हमारा 1 के बराबर है। डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि p और q हमारे इंटीजर होंगे, पूर्णांक होंगे। आपको ये भी पता है कि q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इस पे भी आते हैं। क्यों, अगर 1 के बराबर हो जाएगा तो ये जो रेशनल नंबर है ये हमारा कहलाता है इंटीजर। इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं कि भैया ये इंटीजर है। राइट, जैसे मान लिया आप अभी आप क्या हो, आपका एक अपना नाम है, लेट्स से आपका नाम है रमेश। कल को आप सेलेक्ट हो जाओगे और आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए तो आपका एक नाम और हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी आपको लोग बोलेंगे इंस्पेक्टर साहब। इसका मतलब ये नहीं है कि रमेश आप अब नहीं हो, आप रमेश तो हो ही, लेकिन रमेश होने के साथ साथ आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी हो, इंस्पेक्टर साहब भी हो। तो इस बात को इसलिए समझना जरूरी है कि इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है। इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है, ऐसा नहीं कि इंटीजर रेशनल नंबर नहीं होता है। पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं है। हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। आप यहां से देखो चार्ट में, हर इंटीजर एक परिमेय संख्या है, हर परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, हर पूर्णांक एक क्या है, एक वास्तविक संख्या है। लेकिन हर वास्तविक संख्या पूर्णांक नहीं है। समझ में आई बात की नहीं? भाई वास्तविक संख्याएं तो परिमेय, अपरिमेय, रेशनल, इरेशनल कुछ भी हो सकती हैं। हर इंटीजर रेशनल है, हर रेशनल रियल है, तो हर इंटीजर रियल है। लेकिन हर रियल इंटीजर नहीं है, क्योंकि भैया रियल में तो भिन्न भी आते हैं। तो जैसे हम बात करेंगे अब कि हमने लेटस से p बाई क्यू की बात करी, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म की बात करी, और q हमारा एक के बराबर नहीं है, जीरो तो होना ही नहीं है, एक के बराबर भी नहीं है। अगर q हमारा एक के बराबर नहीं है तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि ये रेशनल नंबर हमारा भिन्न है, फ्रैक्शन है। जैसे हमने कहा मेरा नंबर है 7/11। अब ये वैल्यू काट पीट के आप 1 नहीं बना सकते हो। ऊपर तो मुझे रियल नंबर लिखा हुआ है 7, 7/11 हमारा एक फ्रैक्शन है, बट ऐसा नहीं कि ये फ्रैक्शन रेशनल नंबर नहीं है, ये है रेशनल नंबर। उसी का एक क्लासिफिकेशन, इसको हम नाम दे देते हैं कि भैया ये हमारा भिन्न कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, राइट। अब आप कहोगे सर हमेशा नंबर ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में तो नहीं लिखे होंगे। लिखे होंगे क्या? नहीं। आपको मैं नंबर ऐसे भी तो लिख के दे देता हूं 1.5। अब बताओ ये नंबर क्या है? जब भी आपको डेसिमल नंबर्स दिए जाएंगे तो डेसिमल नंबर्स में थोड़ा सा कुछ बातें समझने की जरूरत है। डेसिमल नंबर्स में दो संभावनाएं हो सकती हैं। एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इन शब्दों को बहुत गौर से समझना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हो गया वो संख्याएं जो दशमलव में लिखी जाएंगी, लेकिन दशमलव में वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट होंगी। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक शब्द आएगा अभी। व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल? इसको बोलते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब जो शांत हो जाएगा कुछ समय के बाद। और ये होता है आपका अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 1.5, शांत हो गया, रुक गया दशमलव के बाद। मैंने कहा मेरे पास नंबर हो गया 2.732, ये भी कहीं ना कहीं शांत हो गया। कहीं भी शांत हो, फर्क नहीं पड़ता। 5.7382021, ये भी शांत हो गया। तो मजेदार बात क्या है, जैसे आप 1.5 लिखते हो तो आपको पता है 1.5 को हम 15/10 लिख सकते हैं। देखो ये क्या है? परिमेय संख्या। आपने कहा मेरे पास 2.732 है, आपको पता है कि कैसे हर में एक लिख के 3 जीरो आगे लगा देते हैं, तो ये वैल्यू हमारी इसके बराबर है। p बाई क्यू का फॉर्मेट है, दोनों इंटीजर है, क्या है? डेसिमल नंबर्स में ये परिमेय संख्या है। फिर हमने कहा यहाँ पर वैल्यू है मेरे पास 5738221, और मैंने अगर दशमलव हटाया तो एक के बाद 5 जीरो आ जाएगा। ये भी क्या कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया आपका रेशनल नंबर में। तो आपको एक बात समझ में आई कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, जितने भी शांत दशमलव हैं, वो परिमेय संख्याएं ही होती हैं, राइट। हमेशा शांत दशमलव जो होंगे वो परिमेय संख्याएं भी होंगी। अच्छा अब आप एक बात बताओ, अशांत दशमलव क्या होंगे? क्या वो अपरिमेय संख्याएं होंगी? क्योंकि वो अशांत दशमलव, पहले समझ लो क्या होता है। जैसे मैंने तुम्हारे सामने मान लिखा 1 पॉइंट, आपने देखा होगा ना कि ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं जो काटते जाओ कटते ही नहीं है। मतलब ये 3 3 3 कॉन्टिन्यूड रहता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1.3 के ऊपर बार लगाते हैं। दशमलव के बाद अगर किसी संख्या के ऊपर ये बार का साइन है तो मतलब ये होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है। ओके, जैसे मैंने आपके सामने लिखा, मान लिया 1.575757, राइट, और मैंने ऐसे डॉट 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 मेंशन कर दिया, तो ये पहला तो होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, रुकेगा नहीं, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। और अगर ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा तो हम इसको बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप इसको लिखोगे 1.57 का बार, मतलब समझ रहे हो आप कि दशमलव के बाद ये 5 7 बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखूं 1.081 बार, मैंने 0 के बाद 81 पे बार लगाया, तो इसका मतलब आपको पता है क्या होगा? इसका मतलब होगा 1.0 लिखो, फिर 818181 ऐसे रिपीट हो रहा है। ठीक, डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ 81 का रेपिटेशन है। तो अब आप एक बात गौर से समझिएगा कि जब हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात कर रहे हैं, तो एक तो इस तरह के डेसिमल हम पाएंगे जिसमें रेपिटेशन है, तो इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। मतलब इसका नाम क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विच आर रिपीटिंग। ठीक, कमिंग नेक्स्ट,
तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि हमारे पास जो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझाया आपको। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब मैंने आपको समझाया कि ये जो दशमलव होते हैं, मैंने आपको अभी एक क्लासिफिकेशन दिखाया जिसमें ये दशमलव के बाद रिपीट करेंगे, जिनको हम बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। अब एक बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, दे आर ऑल रेशनल नंबर्स। वाई मैं अभी समझाता हूं आपको। दे आर ऑल रेशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं आपको रखना है। पहली बात, जो शांत दशमलव हैं, मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, वो तो है रेशनल नंबर। तो हमने देख लिया कि भाई दशमलव के बाद जितने अंक लिखे हैं, एक लिख के उतने जीरो नीचे लिख दो, वो दशमलव हट गया, वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होंगे, वो भी रेशनल नंबर होंगे, रिपीटिंग होंगे। अगर तो जैसे मैं उदाहरण देता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1/3 कभी आपने जिंदगी में निकाला है? नहीं निकाला है? निकाल लो। 10/3 निकाल लो। 10/3 की वैल्यू क्या आएगी? आपकी आएगी 3.333। काटे हो कि नहीं ऐसे नंबर जो कटते ही नहीं, आगे बढ़ते जाते हैं? ये क्या होता है? अब आप यहां पर प्रूफ मिल रहा है आपको कि 10/3 एक रेशनल नंबर है। हमने यहां से शुरू किया, एक रेशनल नंबर से ही शुरू किया, और उसको डिवाइड करके मैं दशमलव में लिख रहा हूं। तो आप देखो क्या हो रहा है। तो आप इसको कह सकते हो कि ये 3.3 बार है। तो अगर मुझे ऐसा फॉर्मेट लिख के दिया जाए जिसमें नंबर्स मैं देख पा रहा हूं कि एक रेपिटेशन मौजूद है, रेपिटेशन मौजूद होने से वो इंश्योर कर देगा कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी रेशनल नंबर है। ठीक है, बट नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होंगे उसमें नॉन रिपीटिंग पैटर्न भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कि नंबर बिल्कुल रिपीट ही ना करें। जब नंबर ऐसे हो जाएंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और नॉन रिपीटिंग भी हैं, ठीक है, दिस नंबर विल बी ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्योंकि अगर वो टर्मिनेट कर गए तो वो रेशनल हैं, टर्मिनेट नहीं किए लेकिन रिपीट कर रहे हैं तो भी वो रेशनल हैं। लेकिन अगर ना टर्मिनेट कर रहे हैं ना रिपीट कर रहे हैं तो वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, किसी ने पाई की वैल्यू देखने की कभी कोशिश करी है? ऑल्दो हम इसको 22/7 ले लेते हैं, है ना, या फिर हम इसको 3.14 मान लेते हैं, बट एक्चुअल में पाई जो है नंबर, ये टर्मिनेट नहीं करता है। ये एक्चुअली इसके बाद ये ऐसे डॉट डॉट है, बट डॉट डॉट वन कोई पैटर्न नहीं है। आपको एक बात बता दूं मैं, पाई की जो वैल्यू है वो अभी तक ट्रिलियन प्लेसेस तक निकाली जा चुकी है, और अभी लोग निकालते जा रहे हैं क्योंकि वो टर्मिनेट करना नहीं है कभी। पाई एक इरेशनल नंबर है, तो अगर आप उसको डेसिमल फॉर्म में व्यक्त करोगे तो डेसिमल फॉर्मेट में इरेशनल नंबर कभी टर्मिनेट होंगे ही नहीं, क्योंकि अगर वो टर्मिनेट हो गए तब तो इरेशनल होते। तो उनको टर्मिनेट नहीं होना। तो ये लाइफ लॉन्ग वर्क है। और पाई के लिए, मतलब जहां तक मैंने लास्ट जानकारी पढ़ी थी, अभी तो शायद और आगे हो गया हो, मतलब कुछ 4-5-6 साल पहले पढ़ा था मैंने, कि अप टू मेनी ट्रिलियन प्लेसेस तक दशमलव के बाद की वैल्यू निकाली जा चुकी है। एंड दे कीप ऑन फाइंडिंग इट बिकॉज ऑफ टू शो द पावर ऑफ कंप्यूटेशन। वो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं और उससे वो पाई की वैल्यू को निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, बिकॉज टर्मिनेट करना नहीं है। पाई एक स्पेशल नंबर है, यू नो दैट। और सैटेलाइट लॉन्चेस वगैरह में वो कहते हैं जितनी एक्यूरेट वैल्यू पाई की यूज करो, बिकॉज यू नो द ऑर्बिट, ऑर्बिट में पाई का फॉर्मूला लगता है। तो उनका ये कहना है कि जितना एक्यूरेटली हम पाई की वैल्यू को मेजर करेंगे और जितना बढ़िया कंप्यूटेशन मॉडल हो, उतना बढ़िया हम पाई की एग्जैक्ट वैल्यू यूज करते जाएंगे और हमें बेटर, मतलब कहते हैं ना कि सैटेलाइट लॉन्चेस वगैरह में इसकी हेल्प मिलती रहेगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो रेशनल नंबर होंगे उनको हम रेशनल नंबर, जैसे आप √2 की वैल्यू कभी निकालो तो √2 की वैल्यू में आपको पैटर्न मिलेगा कि आप 1.414 मानते हो, बट ये वैल्यू ऐसे जाएगी, कोई पैटर्न नहीं मिलने वाला आपको। देयर इज नो पैटर्न इन्वॉल्व। तो अगर कोई पैटर्न इन्वॉल्व नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कि भैया ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कभी मान लिया एग्जाम में आपको ऐसा सवाल मिल जाए कि 1.41424344 डॉट डॉट डॉट, आप बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है? ओके, इज इट ए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर? Now look, the first best answer will be can't say. Why? We can't say because we do not know if there will be repetition or not. भाई आगे चल के 41424344 रिपीट हो जाए तो हमें क्या पता? हमको तुमने, वी कांट से मैथमेटिकली, राइट? आपको मैं कितनी भी डिजिट दशमलव के बाद दिखा दूं और मैं बोलूं कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल बता दो, आप एक्चुअल में नहीं बता सकते हो। यू कैन नॉट टेल कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। बताओ, बता सकते हो क्या आप रेशनल इरेशनल नहीं बोल सकते हो उसको, क्योंकि आपने सब कुछ थोड़ा देख लिया है। तो मैथमेटिक्स में ना एक कन्वेंशन डेवलप किया गया है। कन्वेंशन ये डेवलप किया गया है कि जब भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम व्यक्त करेंगे तो आपको क्या करना है, गौर से पहले पूरी बात सुनिएगा, हड़बड़ी मत मचाया करो कोई भी। ऐसे तो पाई को भी नहीं बोल सकते, अरे सुनो तो पहले, ठीक है?
कुछ कन्वेंशन, अब सुनो मेरी बात। देखो, चीजों को सही से सीखना जरूरी है, राइट? बताने का तरीका तो मेरा हो सकता था कि मैं बोल देता इरेशनल है, तुम भी खुश हो जाते, और पहले पूरी बात सुन लो मेरी। कन्वेंशन ये कहता है कि जब भी हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को व्यक्त करेंगे और यहां पर ये डॉट डॉट लिखना शुरू करेंगे, तो डॉट डॉट ये रिप्रेजेंट करेगा कि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है, पहली बात। दूसरा, इसके पहले जितने नंबर हैं अगर उनमें कोई रेपिटेशन पैटर्न नहीं है, तो आपको यह मानना है कि आगे भी कोई रेपिटेशन पैटर्न नहीं है। अगर डॉट डॉट के पहले कोई रेपिटेशन पैटर्न है, तो आप ये मान के चलो कि वही सेम रेपिटेशन पैटर्न आगे भी होल्ड करेगा। ओके, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि हम कोई रेशनल या रेशनल शब्द का इस्तेमाल भी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। द गुड थिंग इज दैट कि इस तरीके से नंबरों को देख के आइडेंटिफाई करना कि ये रेशनल है या नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग की, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप बताओ मुझे पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। या तो आप भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल को तो आप लिख सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप लिख ही नहीं सकते हो, एक्सेप्ट कि जब तक रिपीटिंग पैटर्न ना हो। अगर रिपीटिंग पैटर्न है फिर तो आसान है, आपने लिख दिया 3.3 बार, तब तो ठीक है, हम बोल देंगे रेशनल है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, वहां आप ये थोड़ा ना जान पाओगे कभी जिंदगी में कि वो आगे रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो आइडिया एक्चुअली राइट टू लेफ्ट का है ही नहीं है, आइडिया लेफ्ट टू राइट का है। नोइंग कि पाई मेरा इरेशनल है, वी आर कैलकुलेटिंग द नंबर्स टू इनफाइनाइट प्लेसेस बिकॉज इट विल नॉट टर्मिनेट। दैट्स द आइडिया। आइडिया इज नॉट बिकॉज आई हैव सीन सम नंबर एंड इट्स बिलियंस ऑफ डिजिट की टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, इट्स दैट्स व्हाई इट इज इरेशनल। नहीं, आइडिया उल्टा है। लेकिन जब हमें आपको टेस्ट करना है तो कन्वेंशंस बनाए हमने कि भाई 10th के बच्चे को अगर टेस्ट करना है कि भाई ये रेशनल है इरेशनल है, तो उसको में से कन्वेंशन बना लिया गया कि अगर इरेशनल नंबर होगा तो हम नॉन रिपीटिंग पैटर्न दिखा के डॉट 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 लगा देंगे, अगर रेशनल पैटर्न होगा तो हम रिपीटिंग पैटर्न दिखा के डॉट 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 लगा देंगे। तो आपको डॉट 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 के पहले वाले नंबर को देख के यही सत्य मानना है कि भाई अभी आगे रिपीट नहीं करेगा, यहां कोई रेपिटेशन पैटर्न नहीं है तो आगे भी नहीं है। इरेशनल तो ऐसे कभी नहीं ले सकते। बिल्कुल, मैं वही बात तो समझा रहा हूं। आपका दिमाग अगर सोचने वाला दिमाग है बेटा, तो आपको ऐसे सोचना है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देर आर आप मुझे बताओ, मेरी बात आप सुन रहे हो कि समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मैंने कहा आपसे कि मेरे पास एक नंबर है 1/3। अब 1/3 एक रेशनल नंबर है। जब हमने इसको डिवाइड करके देखा तब हमने पाया कि भाई ये 3-3 रिपीट हो रहा है, एंड देयरफॉर हमने बोला कि भाई जो दशमलव के बाद नंबर्स रिपीट होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। दैट्स द आइडिया। फिर हमने इरेशनल नंबर की बात की कि जो नंबर रेशनल नहीं है, जैसे √2 है। √2 हमें पता है कि रेशनल नंबर है। अब अगर आप √2 की वैल्यू निकालने जाओगे, क्या √2 की वैल्यू ऐसे दशमलव के बाद रिपीट हो सकती है? अगर वो दशमलव के बाद रिपीट हो गई फिर तो वो रेशनल नंबर होता। तो हमें पता है कि √2 दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो सकता है, राइट? दैट्स द आइडिया, दैट्स हाउ वी नो कि भाई रेशनल और इरेशनल नंबर में अगर हमें इस फॉर्मेट में इनको देख के कभी जानना है अगर, तो क्या हुआ? तो जब कन्वेंशन बनाया गया कि भाई बच्चों को कैसे टेस्ट करें, या तो बच्चों को हम सिर्फ p/q में टेस्ट करें, बट बच्चों की जिंदगी इतनी आसान नहीं बनाएंगे हम, तो हम उनको दशमलव में नॉन टर्मिनेटिंग में भी टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करेंगे तो उन्होंने एक कन्वेंशन यही बनाया कि हम ऐसा करेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग दिखाने के लिए डॉट डॉट का यूज करेंगे। अगर हमने इरेशनल, भाई जो क्वेश्चन बना रहा है उसको तो पता है ना कि रेशनल है या इरेशनल है। यस यस, वो √2 की वैल्यू लिख के देखेगा, मान लिया 100 डिजिट लिख लिया दशमलव के बाद, उसको तो पता है कि √2 इरेशनल है ना। तो वो क्या करेगा, वो उसी की कुछ अंक लिख देगा। यहां कोई पैटर्न आपको मिलेगा नहीं, डॉट डॉट के बाद आपको देखना नहीं है, डॉट डॉट बताएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है, पहले का देख लो कोई पैटर्न नहीं है, रेशनल बोल दो। तो इसमें कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन ये है कि यहां इसको देख लो और आपने कहा ये रिपीट नहीं कर रहा है, इरेशनल। ठीक है सर, इसके बाद यही चले तो इशिता जी वही तो मैं समझा रहा हूं कि कन्वेंशन नहीं है तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव टू थिंक लाइक दैट ना, कि भाई डॉट डॉट में तो हो सकता है 41 42 43 44 रिपीट हो जाए। तो दैट सेंस ऑफ डाउट एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए लॉजिशियन हमें कहना है। देन मैं कन्वेंशन पे आ रहा हूं कि भाई मैथमेटिक्स से कुछ नियम बनाए गए हैं, और वो नियम ये है कि डॉट 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 के पहले अगर आपका नॉन रिपीटिंग फॉर्मेट है तो हम उसको नॉन रिपीटिंग ही मानेंगे और वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। अगर डॉट डॉट के पहले एक रिपीटिंग पैटर्न है जैसे 1.33333 डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम रिपीटिंग मान के हम बोलेंगे कि ये हमारा रेशनल नंबर है। बस बात खत्म, राइट? समझ में आई बात की नहीं? तो इट्स अबाउट थिंकिंग डीपर देन रेस्पेक्टिंग द मैथमेटिकल जो टर्मिनोलॉजी, उसको समझना पहले, हमें समझना बहुत आवश्यक है ना, राइट? हमें बात समझे तो कि भाई डॉट 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 के पहले, ये सवाल मैंने अपने टीचर से पूछा था, उन्होंने पहली बार मुझे पढ़ाया है नॉन टर्मिनेटिंग, कहे कि रिपीट नहीं करेगा डॉट डॉट के पहले तो इरेशनल। मैंने कहा सर बाद में तो कर सकता है ना आगे जाके, तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया, चटाक। मैं आपको थप्पड़ नहीं मारूंगा, आपके दिमाग में तो सवाल आ ही नहीं रहा, मैं पैदा कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक, कि जिन सवालों पे मैंने मार खाया है ना, ऑल्दो वो सवाल तुम मुझसे नहीं पूछोगे, बट मैं वो सवाल क्रिएट करूंगा तुम्हारे लिए कि तुम भी ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हो यार।
है ना? तुमने किताब पढ़ लिया कि डॉट 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 लगा है, उसके पहले रिपीट नहीं कर रहा है तो वो इरेशनल नंबर है। क्या गारंटी है? नहीं है, बट देयर इज अ कन्वेंशन देन, तो हमें उस कन्वेंशन की रिस्पेक्ट करना है कि भाई अच्छा ये मैथमेटिकल कन्वेंशन है। काजल जी कह रहे हैं 4 4 तो रिपीटेड है, नहीं केवल 4 4 देख के नहीं बोलना है ऐसे कि 4 4 रिपीट हो गया, जी नहीं, ठीक है। हमें इस दशमलव के बाद के पूरे पैटर्न को देखना है और हम कहेंगे देयर इज नो रिपीटिशन, देयर इज नो पैटर्न, राइट। ओके, एनीवे चलो अब आते हैं, हमने थोड़ा सा देख लिया फलाना। अब एक सवाल आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो कि सर कोई नंबर अगर रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो वो कैसे रेशनल नंबर है, कोई प्रूफ है इसका क्या? ठीक है, यस, बड़े प्रूफ मैं आपको कल दूंगा, जब मैं रिकरिंग डेसिमल पढ़ाऊंगा आपको तो उसके बारे में कल बताऊंगा। अब मैं आता हूं इधर थोड़ा और इंटीजर, देखो हमने आपको रेशनल नंबर समझा दिया, हमने आपको रेशनल नंबर के बारे में समझा दिया। अब हम आते हैं इस इंटीजर पे, वो मजेदार चीज है क्योंकि इंटीजर में भी बड़ी बड़ी कहानी है, थोड़ा इंटीजर को समझ लेते हैं। ओके, परेशान ना हो आप, बिल्कुल घबराएं नहीं सर, ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, सवाल करने हैं उसमें भी आपको चीजें दिखेंगी, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, पहले बस चीजों को इम्बाइब करना शुरू करिए। ओके, किसी ने कहा 41424241 डॉट 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 है, तभी वो इरेशनल ही है जितेश। 41 आपने लिख दिया ना, 41 के आगे तो कुछ नहीं लिखा ना आपने। आप अगर ऐसा लिख दो 414243 414243, तब मैं कहूंगा यार 414243 रिपीट हो गया, ठीक है, तो वो उसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। आते हैं, रुको 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 रुको, लेट मी कम बैक टू दिस नाउ, यहां जाओ, मैं आता हूं अब इंटीजर्स पे, जरा इंटीजर्स पे थोड़ा गौर से नजर फैलाना है आपको। ये जो नंबर लाइन थी ना, आपने बचपन में शायद बनाई हो, 0 देन 1 देन 2 देन 3 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी, या माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, ये -1 हो जाता है, ये -2 हो जाता है, ये -3 हो जाता है, लाइक दैट। तो यही जो नंबर्स यहां लिखे हैं ना, ये हमारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब, ये तो नंबर लाइन है, नंबर लाइन तो पूरे सारे नंबर होंगे, बट ये जो मेरे नंबर्स है ना जिनको मैं सर्कल से मार्क करने जा रहा हूँ, -2 -1 माइनस लाइक दैट, ये सारे इंटीजर है। 0 एक इंटीजर है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं बोलनी चाहिए, पूर्णांक, ठीक है, पूर्ण संख्या अलग चीज होती है, जिसमें डेसिमल ना हो, बिल्कुल जिसमें फ्रैक्शन ना हो, इट्स प्योर इंटीजर, इनको हम इंटीजर बोलते हैं। समझ में आ गया इंटीजर क्या है? 0 1 2, तो इंटीजर की बात अगर करेंगे हम, तो इंटीजर्स जैसे इनका नाम है पूर्णांक, ऐसे अंक जो पूरे हों, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो। तो हमारा -3 -2 -1 0 1 2 3 लाइक दैट, ये हम नंबर हमारे इंटीजर कहलाते हैं। कितने इंटीजर होंगे? इनफाइनाइट, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब इंटीजर्स में भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो हमने अभी इंटीजर्स की बात की, अब इंटीजर्स में भी क्लासिफिकेशन है। इंटीजर्स के क्लासिफिकेशंस क्या है, इसको समझ लो। इंटीजर्स आपके 3 प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। एक, 0 को मैं अलग से व्यक्त करूंगा, 0 एक न्यूट्रल इंटीजर है, इसमें ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है, 0 इज 0। बट देन हमारे पास है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, और 0 के पहले जो सारे नंबर आपको दिख रहे थे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। क्या है नेगेटिव इंटीजर्स? जैसे मैं लिखूं -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, तो ये नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। देन हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स आपके होंगे लाइक +1, लाइक +2, लाइक +3 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो गौर से सुनिएगा सभी लोग, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा बताओ, इनको प्राकृतिक संख्याएं क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा? क्या हमें ये संख्याएं प्रकृति ने दी हैं? यस और नो? क्या ये संख्याएं हमें प्रकृति ने दी हैं? क्या जब ह्यूमन बींग्स आए थे 17,000 साल पहले तो वो इन नंबरों के साथ पैदा हुए थे? बिल्कुल नहीं। देन व्हाई दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, व्हाई दे आर कॉल्ड प्राकृतिक संख्याएं? क्या रीजन है इसका, बताओ? नेचुरली नंबर पॉजिटिव में लिखते हैं, नहीं ये कोई बात नहीं। ओके, सो द बेसिक एग्जांपल इज लाइक दैट। व्हाट डू वी कॉल नेचुरल? वी कॉल समथिंग नेचुरल जब हम ये महसूस करते हैं कि ये बहुत वाइड स्प्रेड है, वो नेचुरल हो गया, है ना? जो कोई चीज बहुत वाइड स्प्रेड हो वो नेचुरल है। जैसे आपको बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनकी कोई फॉर्मल पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, बट स्टिल दे नो 1 2 3 4, दे कैन काउंट। ओके, तो ये बेसिक काउंटिंग नंबर्स हैं। आप स्कूल जाने के पहले, जैसे मेरी बेटी है अभी, वो 2 साल की भी नहीं हुई है, कोई स्कूलिंग नहीं, कुछ नहीं, हमने उसको नंबर वगैरह को सिखाया भी नहीं, बट टीवी वगैरह देख के, थोड़ा कार्टून वार्टून बच्चे देखते रहते हैं कुछ ना कुछ, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 20 तक जानती है नंबर्स, राइट? तो व्हाट हैपेंस कि कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ये नंबर्स घर वाले याद करा देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो बच्चा स्कूल में जाए या ना जाए उसके पहले, बिकॉज ये नंबर हमारे रोजमर्रा के कार्य में आवश्यक है।
प्राकृतिक संख्याएं बेसिक काउंटिंग नंबर्स हैं, क्योंकि विदाउट काउंटिंग यू कैन नॉट लीड योर लाइफ। कैन यू? जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, क्या वो पैसे का इस्तेमाल नहीं जानते हैं? क्या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 100 रुपए की नोट को नहीं जानते हैं कि 100 रुपए की नोट क्या है, ये 100 रुपए है? दे नो इट, दे मे नॉट अंडरस्टैंड -100, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड -4। तो -4 बोलोगे तो क्योंकि उनको देन नेगेटिव नंबर समझना आवश्यक है कि -4 क्या होता है, -5 क्या होता है, माइनस उन्हें पता होना चाहिए ना फिर। बट जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6, इसीलिए इनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिक काउंटिंग नंबर्स हैं, दे आर बेसिक काउंटिंग नंबर्स, इसलिए इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का दूसरा नाम क्या है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑलराइट, हाँ जी। देन कमिंग टू अनदर टर्मिनोलॉजी जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब है पूर्ण संख्याएं। आपको पता है सबसे बड़ी डिस्कवरी बोली जाती है जीरो इज द बिगेस्ट डिस्कवरी, इंडिया ने दी एंड सो ऑन, राइट? सो जीरो से अगर हम शुरू करें 0 1 2 3 4 5, ये जो नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर में जीरो को भी साथ ले लो, जीरो को भी अगर साथ ले लो तो होल नंबर बन जाता है। क्यों? देखो जीरो का इंपॉर्टेंस क्या है? जीरो मीन्स व्हाट? नथिंग। ओके, आई हैव 0 रुपीज, मतलब आई हैव नथिंग। क्लियर? तो जीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, जीरो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास मान लिया 100 रुपए हैं, तुम बाजार गए और जब तुम लौट के आए तो तुम्हारे पास 100 रुपए तुमने खर्चा कर दिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तो मैथमेटिकली कैसे डिनोट करोगे कि मेरे पास 0 रुपए है? ठीक है, तो कुछ ना होना भी एक स्टेट है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जीरो की आवश्यकता है। तो जीरो और सारे नेचुरल नंबर्स को हम मिला के बोलते हैं कि ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स। होल नंबर्स को अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? भाई अगर हमारे पास लेट्स से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ? मेरे पास वो इंटीजर्स हैं जो इंटीजर हैं लेकिन नेगेटिव नहीं है, वो क्या होगा? यही तो होल नंबर है, क्योंकि अगर आप नॉन नेगेटिव इंटीजर के सेट में से नेगेटिव इंटीजर को हटा दो तो जो बचेगा वो होल नंबर होगा। बट नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स नहीं है, नेचुरल नंबर्स में जीरो को जोड़ने के बाद होल नंबर होता है। तो ये बेसिक जरूरतें आवश्यक हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि वो क्लासिफिकेशन में फ्रैक्शन पे पहुंच गए थे, याद है आपको? फ्रैक्शंस पे आ जाओ जरा। फ्रैक्शंस भी तीन, क्या ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर? अमन जी कैसी बातें कर रहे हो? अभी मैंने आपको बताया कि नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, तो हाउ कैन ऑल इंटीजर बिकम होल नंबर? सारे इंटीजर होल नंबर कैसे हो गए? -1, क्या -1 होल नंबर है? नहीं। तो आपके सवाल का जवाब यहां है, देखो होल नंबर्स यही तो है, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स है ना, जो नेगेटिव नहीं है। क्या ऐसा कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स? यस, हाँ, नेचुरल नंबर सारे होल नंबर्स होंगे, क्योंकि होल नंबर्स में जीरो है और नेचुरल नंबर्स हैं, तो बिल्कुल ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। बट क्या ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स? नो, जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, कितने लोग ये बात समझ में? अब हम आते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस देखो क्या होता है, बेसिकली तीन मोटा मोटा इनका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, मोटा मोटा क्लासिफिकेशन तो दो ही होता है, एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर इम्प्रॉपर, वाई नाम इनका क्यों रखा गया वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिखा आपके सामने, 1/3, तो आपको एक सेंस दे रहा है कि कोई एक चीज है उसका 1/3 हिस्सा भिन्न है, फ्रैक्शन है। लेकिन जब यही चीज मैं यहां पर लिखूं 4/3, 3 में से 4, 3 में से 4, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन तुम्हें लग रहा है? इट्स नॉट, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। बेसिकली ये तो ऐसा है ना कि इसको हम ऐसा लिख लें 1 + 1/3, क्योंकि जो एक इंटीजर हिस्सा है वो निकाल दो ना, तब तो एक भिन्न बचेगा। भाई फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर, ये तो फ्रैक्शन हुआ। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? जो चीज हम विभाजित नहीं कर पा रहे हैं वो हमारा फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया कि पूरा हमने डिवाइड ही नहीं किया है और उसको उठा के सीधा ऐसे लिख दिया 4/3, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम करें 3 में से 4। आपको यार इसको बशर्ते ऐसे लिखो ना कि इसका इंटीजर हिस्सा निकाल के 1 + 1/3 लिखो, तो इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं। इसको हमने नाम दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन का।
मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा कि जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा छोटा होगा। अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा जब मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/3। तब हम इसको बोलते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्मेट है। इसमें हमने इंटीजर पार्ट, ये हमारा इंटीजर पार्ट होता है, ठीक। तो ये हमारा इंटीजर पार्ट हो गया, और ये जो बचा हिस्सा है ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट हो गया, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट हो गया। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक। तो यहां से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इन बच्चों को नहीं आता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। कि जैसे मेरे पास मान लिया है 111/13, अगर आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो मिलेगा 13 8 104, और 104 के बाद बचेगा 7/13। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर आपको कभी ऐसा लिखा दिखे तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये कह रहा है कि मैं ये हूं 8 + 7/13 हूं, ये कह रहा है 8 जो ऐसे लिखा है यहाँ पर, और फिर 7/13 लिखा है, तो ये कह रहा है मैं 8 इंटीजर हूं और मैं 7/13 फ्रैक्शन हूं। अगर मुझे आपको कैलकुलेट करना है तो 13 का एक एलसीएम लो नीचे, और 13 8 104 बनेगा, और प्लस 7 बनेगा, तो मैं बन जाऊंगा 111/13। इसकी आवश्यकता बहुत पड़ती है आपको। तो ये कैलकुलेट और डायरेक्ट करना है कि जब भी ऐसा लिखा मिलेगा तो हम कहेंगे 13 8 104, और 7 क्या हो गया 111/13, तो ये वैल्यू आपकी 111/13। तो आपको एक मिक्स फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए ऐसे, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। या एक प्रॉपर फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए। ये कला आपके अंदर होनी चाहिए। समझ में आई बात सभी को? कहो हाँ समझ में आ गई। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, जरा एक बार क्विकली समझते हैं, राइट। एक मोटा मोटा समरी बनाता हूं मैं आपके लिए, ठीक। और मोटा मोटा समरी है कि हमने देखा कि भाई जो भी हमारा नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन है, नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन में यहां पर आया मेरा रियल ही लिखूंगा, रियल नंबर नहीं लिखूंगा, तुम रियल जूस में समझ लेना, ठीक है। यहां पर मैंने देखा कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको इमेजिनरी भी बोलते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है, रिवीजन कर रहे हैं आप समझ लो। फिर मैंने कहा कि देखो ये रेशनल हो सकता है। फिर मैंने कहा यहां पर ये वैल्यू हमारी इरेशनल हो सकती है। फिर हमने कहा रेशनल में भाई देखो इंटीजर हो सकता है। फिर हमने कहा यहाँ ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। फिर हमने फ्रैक्शन में बोला कि भाई ये प्रॉपर भी हो सकता है, ये इम्प्रॉपर भी हो सकता है। फिर इम्प्रॉपर को मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखना सिखाया। फिर हमने इंटीजर में देखा कि भाई देखो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और एक अलग से शून्य है जो कि न्यूट्रल है। शून्य और पॉजिटिव मिला लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। तो इट्स मोटा मोटा क्लासिफिकेशन जो हमने भी देखा है कि नंबर्स को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आपको ये फ्लो बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फ्लो क्लियर होगा तभी आप बोल पाओगे कि इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है, इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है। ये मत बोल देना कि नॉन रियल है, ठीक है। फ्रैक्शन भी रेशनल भी है, रियल भी है। आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन भी है, इरेशनल भी है, रियल भी है, लाइक दैट। तो ये फ्लो जब पता होगा तो आप गलती कभी नहीं करोगे। जैसे मैं आपको बोल दूं कि ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स, क्या बात सही है? गलत है। ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स नहीं, ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, सम आर फ्रैक्शंस आल्सो, नहीं है। तो जब ये क्लियर है तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ लूं मैं आपसे, आप इसमें गलत नहीं हो सकते हो। तो नंबर का पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा है, जो मेन मेन नाम है नंबरों के, उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है, बट दिस इज नॉट द ओनली क्लासिफिकेशन। अब हमें बहुत सारे और फर्दर क्लासिफिकेशन समझने हैं, बहुत सारे और टाइप के नंबर्स होते हैं, जरा उस पे हम आते हैं। अब जैसे एक सवाल का जवाब दे दो तब तक। जैसे सवाल है, अब जीरो क्या है, ऑड नंबर है, इवन नंबर? अभी हमने देखा नहीं कि ऑड और इवन नंबर्स क्या होते हैं, नीदर इवन नॉर ऑड है। बताओ इसका आंसर सब लोग, जीरो क्या है? ओके, जल्दी से बताओ जीरो क्या है, क्विक प्लीज। राइट, मैं पोल को क्लोज कर रहा हूं। अब जीरो एक इवन नंबर है। आपको सरप्राइजिंगली बताऊं, आपने अगर आंसर किया है, डी ऑप्शन मार्क किया है 85% लोगों ने, जो कि गलत है। आप खुद देखो नंबर सिस्टम की कितनी अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारे पास, ठीक है। अभी मैंने इवन नंबर पढ़ाया नहीं है, दैट्स फाइन, बट तुम्हें इवन नंबर और ऑड नंबर का क्लासिफिकेशन ठीक से नहीं पता है। इस बात को पहले एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी नॉलेज कितनी खोखली है। कहो कि हाँ मेरी नॉलेज से बहुत खोखली है, कल्याण करो हमारा है। और ये सवाल 10वीं पास करके बैठे हो तुम, 12th पास करके बैठे हो, 10वीं तक मैथ पढ़े होगे ना। इवन नंबर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सबने पढ़ा है, इवन ऑड स्कीम आई थी दिल्ली ठीक है। तुम सोचो, विजुलाइज करो कि गाड़ियों के नंबर में किसी का गाड़ी नंबर मान लिया ऐसा होता,
तो इवन ऑड स्कीम में ये भाई साहब क्या खुल रहे हैं क्या कि दोनों दिन ऐसे घूमेंगे मस्त, कहेंगे हम तो नीदर इवन नॉर ऑड हैं, गाड़ी लेके निकल लेंगे, कोई बात नहीं, हमें तो पुलिस पकड़ेगी नहीं। भैया जीरो इवन नंबर है, ठीक है। तो जरा समझो कि इवन ऑड नंबर्स क्या होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर इवन एंड ऑड नंबर्स। तो इसका आंसर है कि जीरो एक इवन नंबर है, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन कि जीरो इवन नंबर क्यों है। आ जाए इधर, एक मिनट। राइट। सो अब एक चीज आपको गौर से समझना है। पहली बात, इंटीजर्स का हमने क्लासिफिकेशन किया कि भाई इंटीजर्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं वगैरह, बेस्ड ऑन उनका जो साइन है उसके बेसिस पे हमने कुछ क्लासिफिकेशन किया। अब इंटीजर्स का जो सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है कि हर इंटीजर या तो इवन होगा और या तो ऑड होगा, तीसरी कोई स्टोरी नहीं है इनकी। पहली बात, इसको गौर से समझ लो। एवरी इंटीजर इज ईदर इवन और ऑड, नथिंग इन बिटवीन, नथिंग इन नीदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। ये गलती से भी मत बोल देना। जब हम इंटीजर को साइन में व्यक्त करते हैं तो हम कहते हैं भैया एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव है, और जीरो हमारा न्यूट्रल इंटीजर है। जीरो इज नॉट पॉजिटिव, जीरो इज नॉट नेगेटिव, वो न्यूट्रल इंटीजर है, उसका कोई साइन नहीं है। बट जब हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं कि नंबर इवन है या ऑड है, तो यहां हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं कि उसी क्लासिफिकेशन को यहां थोप दो। अब हम दूसरी कैरेक्टरिस्टिक उन्हीं इंटीजर्स की डेवलप कर रहे हैं। तो दे विल बी ईदर इवन और ऑड, बीच की कोई कहानी नहीं है, इवन होंगे या ऑड होंगे। अब इवन ऑड को कैसे डिफाइन किया गया इसको समझते हैं। इवन ऑड को डिफाइन ऐसे किया गया है कि जो नंबर मेरे दो से डिवाइड हो जाएंगे दे आर इवन नंबर्स, जो नंबर दो से डिवाइड नहीं होंगे वो हमारे नंबर्स होंगे ऑड नंबर्स। समझ में आई बात? हाँ जी। इंटीजर्स ही इवन ऑड होंगे, आपके कोई भी जनरल रेशनल नंबर इवन ऑड नहीं होता है, ठीक है। और एक बात और, इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या है कि भाई देखो ऐसा है, दो ऑड के बीच में एक इवन नंबर आना है। तो डोंट हैव ए डाउट कि जीरो के लिए लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, कहते हैं सर जीरो दो से डिवाइड, जीरो मतलब जीरो अपने आप में जीरो है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं को दो से डिवाइड कैसे कर सकते हैं? जीरो डिवाइडेड बाई टू इज मैथमेटिकली जीरो ओनली। और जब कोई चीज डिवाइड होके मुझे जीरो वैल्यू दे रही है, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं है, कोई शेषफल नहीं है। मैं रिमाइंडर पे भी आऊंगा कि रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल क्या होता है। तो मैथमेटिकली जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करें और वो पूरी तरह से कट जा रही है, मतलब कुछ भिन्न वाला पोर्शन नहीं बच रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो वो नंबर हमारा इवन नंबर है, दो से डिवाइड हो गई। जीरो डिवाइडेड बाई टू इज जीरो, इसका परिणाम एक इंटीजर आया, मतलब शेषफल नहीं है, मतलब ये डिवाइड हो रहा है। और दो ऑड इंटीजर के बीच में हमेशा एक इवन इंटीजर होगा। ये एक जनरल पैटर्न है, इवन ऑड लाइक दैट। तो ये इवन होगा, ये ऑड होगा। इसलिए तो आपको दूसरा तरीका समझना हो तो माइनस वन एक ऑड इंटीजर है, प्लस वन एक ऑड इंटीजर है, और इसके बीच में एक जीरो आता है जो कि हमारा एक इवन इंटीजर है। तो एक बात सभी लोग गौर से समझ लो कि जीरो भैया एक इवन नंबर है। ये कंफ्यूजन आज के बाद कभी नहीं होना चाहिए कि जीरो हमारा इवन नंबर नहीं है। जीरो हमारा इवन नंबर है, परफेक्ट इवन नंबर है। और कोई भी इंटीजर या तो इवन होगा या ऑड होगा, नीदर इवन नॉर ऑड कभी मत बोलना, ठीक है। ऐसा कोई इंटीजर नहीं होता है जो इवन और ऑड दोनों ना हो, कुछ तो होना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई बात सभी को? एटलीस्ट एक बात समझ पाए तुम लोग, कुछ 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 थोड़ी थोड़ी बात, ठीक है। हाँ जी। अब यहां पर मैं एक चीज और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जो बहुत ध्यान से सब लोग सुनोगे। जब आप बचपन में ऐसे भाग देते थे ऐसे बना के, याद है कुछ किया ऐसा आपने जिंदगी में? मान लिया एक नंबर n है और इस नंबर को मैं डिवाइड करने जा रहा हूं एक नंबर से जिसको मैं बोल रहा हूं कि लेट से मैंने d से डिवाइड किया, ठीक है। और मैंने q टाइम्स लेके गए, जो भी यहां आया ऑब्वियसली d इंटू क्यू यहां आ जाता है, आता कि नहीं आता है? d इंटू क्यू यहां आ जाएगा, जो भी d इंटू क्यू की वैल्यू होगी। जैसे मान लिया मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ 17 है और यहाँ पर मैं बोल दूं कि मेरे पास यहाँ पर 113 है, तो आप कहते हैं 17 छक्के 102, यहाँ पर आ गया 11, ठीक। ये क्या है? ये 17 इंटू 6। तो अब इफेक्टिवली क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो नंबर 113 है जिसको तुमने डिवाइड किया है किसके बराबर है? ये बराबर है कि 17 इंटू 6 प्लस 11, ठीक। ये जो वैल्यू होती है जो 17 से छोटी होती है वहीं हम रुक जाते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि अब तो ये कटेगा नहीं। इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर आर। ये जो 6 है इसको हम बोलते हैं कोशेंट क्यू। ये जो हम बोलते हैं इसको बोलते हैं डी यानी डिविजर। ये जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड डी, या फिर एन बोल दो आप। ये शब्दों में इतना उलझना नहीं है, भाजक भाजफल भजिया पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है। आर को हम बोलते हैं शेषफल, यहां पर जो वैल्यू मिलती है ये होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर ये होता है हमारा शेषफल, ठीक है।
ये हमारा होता है कोशंट, अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं कोशंट। ये होता है हमारा डिविजर जिससे हम भाग दे रहे हैं, और ये होता है हमारा डिविडेंड। कोई हिंदी बता देगा इसकी तो मैं लिख दूंगा। वो भाजक भजिया जो होता है, बताओ। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। हाँ, तो इसकी हिंदी होती है भागफल। ठीक है, ये भागफल है, क्यू को हम भागफल बोलते हैं। और डिविजर को क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। जो भाजक यानी इनको डिवाइड कर रहा है भाजक, तो इसको भाजक भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं भाज्य, जिसको हमने डिवाइड किया, भाज्य। तो अब एक बात का ध्यान रखना है, ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, कि ये जो नंबर एन है किसके बराबर होता है? डी इंटू क्यू प्लस आर। ये बहुत जरूरी है इसको समझना। ठीक है, हिंदी में अगर आप लिखने जाओगे तो मतलब अब इसको इस भाषा में लिख लेना आप, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल इंटू शेषफल प्लस शेषफल। तो ये आपने शब्दों में आप लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी बात को समझना। ठीक है, कि है क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ क्लासिफिकेशन लिखा। अब मैं कुछ समझाने जा रहा हूं आपको। जो भी दुनिया के जितने भी इवन नंबर्स होंगे, यानी इवन नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। मैंने क्या बोला? दो से डिवाइड हो जाते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन क्या है? डिविजिबल बाई टू। डिविजिबल का मतलब, जब भी लिखा है डिविजिबल, डिविजिबल का मतलब कट जाएंगे। हिंदी में बोलेंगे कट जाना। मैं कहूंगा डिविजिबल बाई टू, भाजित बोलेंगे। इतना हिंदी में मत जाओ यार, कट जाएंगे दो से। ठीक है, दो से कट जाएंगे, डिविजिबल बाई टू। तो अब अगर मुझे ऐसे नंबरों को लिखना हो तो पता है मैं कैसे लिखूंगा? कि ऐसे नंबर को मैं लिख सकता हूं 2k, कि ये नंबर का जो जनरल टाइप होगा वो 2k होगा। किसी भी इवन नंबर को आप 2k के फॉर्मेट में लिख सकते हो, जहां पर k तुम्हारा क्या है? इंटीजर। मतलब तुम कोई भी इंटीजर ले लो k को, तो 2k तुम्हें हमेशा इवन नंबर दे देगा। k इंटीजर, तो k क्या ले सकता हूं मैं? -1, तो -2 मिल जाएगा। k को -100 लिख दो, -200 मिल जाएगा। दो से हमने गुणा कर दिया ना, गारंटी दे दी कि जब 2k होगा, जहां k हमारा इंटीजर हो, तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ऑड नंबर, विषम संख्या। मैंने अभी तुम्हें क्या समझाया थोड़ी देर पहले? कि किसी भी इवन नंबर के जस्ट पहले क्या होता है? ऑड नंबर। और किसी भी इवन नंबर के जस्ट बाद क्या होता है? ऑड नंबर। तो किसी भी दुनिया के विषम संख्या को लिखने का तरीका हो सकता है, हम उसको 2k-1 भी लिख सकते हैं, या हम 2k+1 लिख सकते हैं, जहां पर k क्या है तुम्हारा? इंटीजर यानी पूर्णांक। राइट। किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 हो तो नहीं, वो ठीक है कन्हैया जी, मैं अभी इंटरेस्टेड इस चीज में हूं ही नहीं। मुझे जनरल फॉर्म बताना है आपको इवन और ऑड नंबर की, और ये बात बैठा लो दिमाग में, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी जब मैं नंबर सिस्टम के आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। ये दोनों चीजें जो आपके सामने भी लिखी है, इनको हल्के में मत लेना। ये बात समझ लेना पहले अच्छे से, कि ये क्या है, ये क्या है। राइट। मैंने आपको क्या भी समझाया है, कि दुनिया के किसी भी इवन नंबर को 2k के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जहां पर k कोई भी इंटीजर होगा। आप k की अलग अलग इंटीजर वैल्यू लेते जाओ, बस k को इंटीजर लेना है, तो 2k क्या होगा? हमेशा एक इवन नंबर होगा। ये बात समझ में आई? और हर इवन नंबर के पहले वाला और बाद वाला नंबर क्या होता है? ऑड नंबर होता है। तो मैं 2k में एक कम कर दूं, या 2k में मैं एक बढ़ा दूं, मुझे ऑड नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा आपको, प्रिटोरियस साहब, आप घर जाना, आप के की अलग अलग वैल्यू रखना, और आप खुद देख लोगे कि आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, इसमें कोई उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। जब के एक इंटीजर है तो रखो आप इंटीजर जो रखने का मन है। मैंने रख के दिखाया भी था आपको अभी। मैंने कहा था 100 रख लो, 200 मिल जाएगा, इवन नंबर होगा। और 200 के पहले एक चले जाओ तो क्या मिलेगा? 99। यहाँ सॉरी 199, एक आगे चले जाओ 201, दोनों ऑड नंबर होंगे। के बराबर 3, 23 इज नॉट इवन। कन्हैया कौन है ये? स्टैंड, इतना पिटाई होगी ना तुम्हारी अभी। कौन है ये लड़का? अरे भैया, ये के का मतलब 3, मतलब 2k का मतलब जानते हो क्या लिखा है? 2 × k। ऐसा मत करो कि के की वैल्यू 3 रख दी तुमने, तो तुम ऐसा करो कि देखो 23 इवन नंबर कहां से है। ये के इज नॉट ए डिजिट। के 2k का मतलब 2 × k। लिख लो ये भी अपनी कॉपी में। 2k का मतलब डबल ऑफ के। 2k का मतलब डबल ऑफ के। ठीक है, यूनिक डाउट आया भाई ये, मैं घबरा गया। ठीक है, के इज नॉट ए डिजिट बेटा। जब डिजिट होता है तो मैं आपको बता दूंगा कि ये डिजिट है, ये डिजिट नहीं है। 2k इज 2 × k। लिख लो, ये भी लिख लो भाई, गड़बड़ी ना करो कहीं। लिख दो 2k इज 2 × k। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा ना? ठीक है, क्लियर।
क्या इवन नंबर और ऑड नंबर थोड़ा थोड़ा समझ में आया? बोलो हाँ। मैं आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन दिखाना चाहता हूं इसका, बहुत गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं अभी। नहीं, ऐसा नहीं है। स्क्वायर्स ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ठीक है, मैंने क्या लिखा? स्क्वायर्स ऑफ ऑल ऑड नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, लीव्स 1 इज रिमाइंडर। आपको बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मैं पोल नहीं दे सकता कि पोल है तो ट्रू फॉल्स का, ठीक है, ट्रू फॉल्स का पोल होता है। तो जरा ये जो पोल मैं देने जा रहा हूं आपको, जरा मुझे बताएं आप कि क्या होगा। मैं अभी आपको रिजल्ट नहीं बता रहा हूं पोल का, आई एम जस्ट आस्किंग यू ऑल कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। स्क्वायर ऑफ ऑल ऑड नंबर्स ऑल की जगह मैं एनी लिख दूं, ज्यादा बढ़िया, मेक्स मोर सेंस। एनी ऑड नंबर, मतलब दुनिया में कोई भी ऑड नंबर ले लो आप, और अगर आपने उसका स्क्वायर कर दिया, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, स्क्वायर्स ऑफ एनी ऑड नंबर यानी किसी भी विषम संख्या का अगर आप स्क्वायर करोगे, जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक रिमाइंडर मिलेगा। अच्छा, ट्रू बोल रहा हूं। कैसे लगाया आप सभी ने? कविता जी बताएंगे आप? जैसे एक लड़के ने लिखा कि उसने 3 एज्यूम कर लिया, 3 का स्क्वायर 9 आया, 9 को 4 से डिवाइड किया और एक रिमाइंडर आ गया, ठीक है, और आपने कह दिया स्टेटमेंट करेक्ट है। नितिन ने कहा एग्जाम्पल ले लिया हमने एक और स्क्वायर किया, तो पोल का रिजल्ट देखा आपने क्या आया? 78% लोग ट्रू हैं और 22% लोग फॉल्स हैं, बट ट्रू इज नॉट ट्रू एक्चुअली। जिन्होंने ट्रू मार्क किया है, अभी मैं बताता हूं आपको क्या किया आपने। 3 5 7 9 ले लिया आपने और आपने कहा कि सब में सही है तो सही होगा। अच्छा, ठीक है, एनीथिंग एल्स? अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिक लॉजिक आपको क्लियर नहीं है। द आंसर इज ट्रू बिकॉज यू सेड कि भैया मैंने 3 एक ऑड नंबर लिया, स्क्वायर किया, 4 से डिवाइड किया, 3 तरीका 9 आया, 9/4 किया, तो देखो 9 लिखा यहाँ, 4 लिखा यहाँ, 4 दूनी 8 किया हमने, सर ये 8 आया, एक रिमाइंडर आ गया और हमने कह दिया कि स्टेटमेंट ट्रू है। कितने लोगों ने ऐसे किया कि एक ऑड नंबर माना और सॉल्व कर दिया? बस बता दो मुझे। कुछ लोगों ने 2 3 नंबर लिए होंगे और देखा होगा कि एक एक आता जा रहा है तो लगा दो, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने यही किया, 19 तक आपने अज्यूम करके देख लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल पूछता हूं, आप लोग मेरे सवाल का उत्तर देना। क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है अभी। इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में पिछले 5 मैचेस में, 6 मैचेस में पहले बैटिंग करी है, यस और नो? करिए कि नहीं करिए? पहले 6 मैचेस में बैटिंग करी है, यस। तो आप ये करो कि अगले मैच में डेफिनेटली बैटिंग करेगी। अभी दुनिया में हमेशा हर मैच में बैटिंग करती रहेगी। क्या ये बात सही है? नहीं। अगर आप ये सोच के बोल दिया आपने सिर्फ कि देखो इंडिया ने पिछले 6 मैचेस में बैटिंग करी है पहले, तो कल के मैच में भी बैटिंग करेगी वो पहले, क्या ये बात सही है? नहीं। तो ये तो तुम जबरदस्ती का पैटर्न बना रहे हो यार। तुमने 3 नंबर एज्यूम, कुछ लोगों ने तो एक ही नंबर एज्यूम कर लिया बस, और स्क्वायर करके देखा, एक आ गया, बोले हाँ। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू स्टेटमेंट? ट्रू स्टेटमेंट का मतलब होता है कोई चीज हमेशा सही है। ट्रू का मतलब क्या है? नेवर फॉल्स। पहले ऐसे समझो, ट्रू का मतलब है कोई भी चीज नेवर फॉल्स हो, कभी गलत ना हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि तुमने कहा कि 3 पे मेरा उत्तर 1 आया, क्या इसका मतलब है कि हमेशा 1 आएगा? क्या इसका मतलब हमेशा 1 आएगा? जी नहीं, 3 पे 1 आया। तुमने कहा 5 पे भी 1 आया तो हमेशा आएगा क्या? तुमने कहा 7 पे भी 1 आया, क्या हमेशा आएगा? तुमने कहा 9 पे भी 1 आया तो क्या हमेशा आएगा? कोई गारंटी नहीं है ना। ये हम कैसे बोल दें? तो आपने क्या सारे इंटीजर्स के लिए ये जजमेंट ले लिया? क्या आपने सारे ऑड नंबर चेक कर लिए? जी नहीं, आपने कुछ चेक किया, उस पर 1 1 आ रहा है। अरे दिनेश, 1 1 आ रहा है तो मतलब क्या हो गया? आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो यार।
पहले पूरी बात सुनोगे तब समझ में आएगा। ट्रू का मतलब समझ रहे हो क्या है? अगर आप थ्रू इस तरीके से नंबरों को चेक कर, मैंने आपको पता है क्या बोला है, पहले लॉजिक समझो। इसमें मैं बहुत टाइम दूंगा इस पर्टिकुलर चीज को समझाने में, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आता ही नहीं है। आप ऑप्शन चेक जो करते हो ना, वो अलग चीज है, 4 ऑप्शन में चेक करूंगा, बट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अलग चीज है। सारा समझो मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि तुम कह रहे हो, मैंने तुमसे सवाल पूछा, पता है क्या? एक स्टेटमेंट दिया मैंने, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर when divided by 4 leaves 1 as remainder। पता है स्टेटमेंट क्या है? रिमाइंडर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तुम दुनिया का कोई भी ऑड नंबर ले लो, उसका तुम स्क्वायर करो, 4 से डिवाइड करो, एक रिमाइंडर आएगा। तुमने क्या किया है? तुमने 4 ऑड नंबर एज्यूम किए हैं और उसको 4 से डिवाइड किया है और एक आया है, और तुम करो ये हमेशा होगा। ये कौन सी बात है? इस बात में तुम्हारी कुटाई होनी चाहिए। यू आर जस्ट जनरलाइजिंग, यू हैव नॉट प्रूव्ड इट्स ऑलवेज ट्रू, हैव यू? नो। कितनी बड़ी बेईमानी है। इनफाइनाइट ऑड नंबर्स होते हैं, तुमने 3-4 तो चेक कर लिया, बोला हाँ हमेशा होगा। दुनिया के जो बड़े बड़े डिसीजन हैं तुमको तो कभी देने ही नहीं चाहिए। पता लगा पड़ोसी देश हमारे ऊपर अटैक करेगा या नहीं करेगा, और तुम पता देश की महत्वपूर्ण पोजीशन में बैठे हो, तुम कहोगे आज नहीं किया, कल नहीं किया था, परसों भी नहीं किया था, नरसों भी नहीं किया था, अब तो वो कभी अटैक नहीं करेगा। 4 दिन उसने अटैक नहीं किया, हटा लो आर्मी बॉर्डर से। क्या आपको अपनी रीजनिंग में कुछ नजर आ रही है प्रॉब्लम? यू आर जबरदस्ती जनरलाइजिंग ए पैटर्न, जबरदस्ती, विदाउट एनी प्रूफ। जबरदस्ती तुमने जनरलाइज कर दिया, बस 4 बार देख लिया, काटा, ठीक है, अब नहीं होगा, अब तो यही आंसर होगा, ट्रू। ट्रू मीन्स ऑलवेज ट्रू। यू हैव टू बी वेरी रेस्पॉन्सिबल व्हेन यू से इट इज ऑलवेज ट्रू। इवन अगर कोई चीज, जैसे मान लो तुम्हारा दोस्त है, और तुम्हारा दोस्त इतना जिगरी दोस्त है जो कहे कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता हूं, कभी, और तुम्हें पता है कि बचपन से लेके आज तक उसने तुमसे झूठ नहीं बोला है, सच में नहीं बोला है, मान लिया, ठीक है, बचपन से लेके आज तक उसने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला है, क्या गारंटी है कि वो आगे तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा? बोलो। नहीं है ना, क्यों? क्योंकि आगे का किसको पता। ठीक है, पता लगा कल 14 फरवरी को वो उसी लड़की को प्रपोज कर रहा हो जिसको तुम भी कर रहे हो, और तुम्हें वो बताए भी ना, तुमने उसको देखा भी, और तुम बाद में उससे पूछो तो कहे नहीं मैं तो घर पे ही था पूरा दिन। राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? So just because there is a pattern, you cannot say it is always correct. It is always going to correct, right? It is not the evidence. Now, how to get that evidence? मैथमेटिक्स में एक तरीका है जिससे हम कंफर्म एविडेंस पता कर सकते हैं है कि नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप कहोगे इसका मतलब सर दुनिया के सारे ऑड नंबर्स के लिए चेक करना पड़ेगा। सर कहोगे ऐसा कैसे करेंगे? रुको, करेंगे करेंगे, घबराओ नहीं। दुनिया के सारे ऑड नंबर्स के लिए अगर ये बात चेक करनी है मुझे, तो मैं ये नंबर लिखूंगा, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? जब तुम खाली 3 और खाली 5 लिख रहे हो ना, तो तुम एक नंबर लिख रहे हो, 2k+1 लिखो, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि 2k+1 का मतलब है दुनिया का कोई भी ऑड नंबर, क्योंकि k हम क्या करेंगे, इंटीजर रखेंगे तो हर अलग अलग ऑड नंबर मिलता जाएगा। इसका स्क्वायर करो जरा, क्या मिलेगा देखते हैं। 4k² + 4k + 1। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? यस। क्या मैं इस 4k को कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा k+1 + 1। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, k एक इंटीजर है तो एक इंटीजर या तो इवन होगा या ऑड होगा, या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? नहीं, या तो इवन होगा या ऑड होगा। अब देखो यहां से 2 सिनारियोज बन रहे हैं कि मैं बोलूं कि मेरा k मान लेते हैं इवन है। अगर k इवन है तो k+1 क्या होगा? पक्का ऑड होगा। कोई कंफ्यूजन है? जी नहीं। अगर k इवन है तो k+1 पक्का ऑड होगा, अगला नंबर तो ऑड ही होगा ना। और इवन और ऑड का प्रोडक्ट आप बता सकते हो क्या होता है? इवन और ऑड का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। इवन और इवन का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। ऑड और ऑड का प्रोडक्ट हमेशा ऑड होता है। ठीक है? ई मींस इवन, नॉट जीरो। ओ मींस नॉट जीरो, इट्स ऑड। इवन इंटू इवन इवन, इवन इंटू ऑड इवन, ऑड इंटू ऑड ऑड। तो क्या आप ये बोल पाओगे कि आपके पास जो संख्या लिखी हुई है, राइट, ये जो संख्या लिखी हुई, और ये सब ज्यादा सोचने की इतनी भी जरूरत थी नहीं वैसे, जितना मैं आपको सोचने के लिए बोल रहा हूं, इसको भूल भी जाओ, छोड़ दो इसको, यहां आ जाओ। इस नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो आपको दिख रहा है ना कि ये 4 लिखा हुआ है, तो ये वाला पार्ट 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने एक ऑड नंबर का स्क्वायर किया तो 4k × k+1 दिख रहा है,
अब 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हिस्सा तो कट जाएगा ना, बचेगा क्या? 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? अब आप बोलोगे कॉन्फिडेंस से कि हमेशा ट्रू है, बिकॉज नाउ आई हैव प्रूव्ड इट फॉर एवरी नंबर ऑफ द यूनिवर्स, जो कि एक ऑड इंटीजर है, उसका हमने स्क्वायर करके देख लिया और हमने कहा हाँ एक होगा। क्या आप कोई डाउट है? नो डाउट। इसलिए जब आप नंबर सिस्टम के सवालों को सॉल्व करोगे तो इनका जो जनरलाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो 3 5 7 के लिए चेक कर लेना धोखा है, राइट? 3 7 9 के लिए चेक करना है धोखा है, गलत बात है वो। इफ k इज इक्वल टू 0 तो क्या वो दिक्कत है आपको? 1 बचा, 1 को अगर तुम डिवाइड करने जाओगे 4 से तो रिमाइंडर 1 ही है बेटा, ठीक है? 1 डिवाइडेड बाई 4 इज ऑलरेडी रिमाइंडर 4। कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि आपकी रीजनिंग में कमी समझ में आई आपको? सिर्फ 3 4 ऑब्जर्वेशन चेक करके, 3 4 का तुम 100 नंबर अगर चेक कर लो तो भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो हमेशा सही है। लेकिन जब मैंने एक जनरल फॉर्मेट यूज किया, मुझे पता है मैं के कुछ भी ले सकता हूं ताकि मेरे सारे ऑड नंबर कवर हो जाएं। अब 4 से डिवाइड करके दिख रहा है कि एक ही रिमाइंडर आएगा, तुम के कुछ भी रख लो, एंड देयरफॉर ये 100% करेक्ट है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क करके आना है आपको। होमवर्क ये है कि मैंने लिखा यहां पर एक नंबर n स्क्वायर, और मैं यहां लिख रहा हूं n हमारा एक ऑड नंबर है। n एक ऑड नंबर है, मैंने n स्क्वायर को क्या किया? n एक ऑड नंबर है, ये आपको मान के चलना है। इफ n स्क्वायर, एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिखते हैं, इस ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। इसका आंसर सभी को भी देना है। स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर divided by 8 will give 1 as remainder। ट्रू या फॉल्स? जरा इसका आंसर दो। ट्रू? पोल में हो ना, पोल में हो। चलो बताओ। डिवाइड स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर बाय 8 और मुझे बताओ कि रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब ये धोखा मत करना अपने साथ कि 9 को 8 से डिवाइड किया 1 आ रहा है, 25 को 8 से डिवाइड किया 1 आ रहा है। ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि फिर मैं आपको फटकार लगाऊंगा, आपको पता है बात, ठीक है? कांट से ये क्या होता है तो बोलो फॉल्स है। इफ यू कांट से इट्स फॉल्स, इफ इट इज नॉट ट्रू इट इज फॉल्स। इट इज ऐसा नहीं होता कांट से, मतलब इसमें भी मैं उत्तर नहीं दूंगा, या तो कोई चीज ट्रू होगी या फॉल्स होगी, कांट से नहीं होगी। नाउ जो मेथड मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है उसी मेथड से आपको इस सवाल को करना है। कल मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, इट्स योर वर्क, एंड मजेदार सवाल है, ठीक है? क्योंकि यहां से जो रीजनिंग डेवलप होगी आपको कि पूरा ऑडियंस डिवाइडेड है आफ्टर लर्निंग एवरीथिंग, सो यू हैव टू डू इट एट होम। 4 से होगा, कब होगा भी 8 से 16 से, फिर से आप वही मिस्टेक कर रहे हो ना, ठीक है? आपको जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके में जाके इसको चेक करो कि भाई क्या 8 से डिवाइड करके भी हमें हमेशा एक रिमाइंडर मिलेगा क्या? भाई 4, अब एक बात बहुत गौर से सुन लेना मेरी, मैं थोड़ा हिंट भी देता हूं तुमको। कोई नंबर जैसे 4 से डिवाइड होकर एक रिमाइंडर दे रहा है तो कैसा नंबर होगा? वो 5 हो सकता है, वो 9 हो सकता है। अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड करके मुझे एक रिमाइंडर दे रहा है तो नंबर का टाइप ऐसा हो सकता है 4 9 4 3 12 1 13 लाइक दैट। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये 8 से डिवाइड होकर भी मुझे एक ही रिमाइंडर देगा। देखो ये 8 से डिवाइड होकर एक रिमाइंडर दे रहा है, 8 से डिवाइड होकर 5 रिमाइंडर दे रहा है, ये 8 से डिवाइड होकर 5 रिमाइंडर देगा। तो यू कैन नॉट टेक ए गारंटी राइट नाउ जस्ट बाय लुकिंग एट दिस कि अगर मेरा नंबर 4 से डिवाइड होकर एक रिमाइंडर दे रहा है तो 8 से डिवाइड होकर भी एक रिमाइंडर देगा। नहीं, इसकी गारंटी नहीं है ऐसे। जस्ट गो लुक एट द स्टेटमेंट कि भाई 8 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें, ठीक है? चेक इट आउट प्लीज, कल मिलेंगे, कल बताएंगे इसके बारे में। मौज करो जाके, कल सुबह 10 बजे आना है, बहुत ज्यादा लंबा गैप नहीं है, ठीक है? बहुत लंबा गैप नहीं है, कल सुबह 10 बजे। तब तक सोचना थोड़ा, ठीक है? ओके, कि अगर 4 तुम्हारा 8 हो गया तो अब क्या होगा? कल सुबह 10 बजे मुलाकात होगी, जाओ तब तक मौज करो। सी यू टुमारो एट 10, बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।